ये कहानी जे बहादुर की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जो पहला ऐसा रिपोर्टर था जो सोमालिया गया था, जहां हर कदम पर जान का खतरा है। वो वहां के पायरेट्स की जिंदगी के बारे में जानना चाहता है, पर जब वो वहां के लोकल लोगों की जिंदगी को देखता है तो उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द पायरेट्स ऑफ सोमालिया। कहानी की शुरुआत में हमें जे बहादुर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो मैगजीन्स के लिए लिखता है। दरअसल वो एक जर्नलिस्ट है। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है। जे बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बनना चाहता है। वो हमेशा इसी तरह के टॉपिक्स को चूज करता है जिस बारे में आम लोगों को कुछ नहीं पता, पर इस तरह के आर्टिकल्स उसके मैगजीन वाले पसंद नहीं करते। वो उसके काम को रिजेक्ट कर देते हैं, जिस बात से उसे बहुत दुख होता है और उसे ये भी यकीन होता है कि एक दिन वो बहुत बड़ा काम करेगा। अब रात को अपने घर के बाहर बर्फ हटा रहा होता है, तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है, जिस वजह से उसकी गर्दन पर मोच आ जाती है। वो हॉस्पिटल में जाता है और जब वो अपने नंबर का वेट कर रहा होता है तो वहां पर एक आदमी बैठा होता है जो उससे पूछता है क्या हुआ। हालांकि वो उससे बात नहीं करना चाहता, पर जब वो अपना नाम सीमोर टॉलमिन बताता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही फेमस रिपोर्टर है जिसके आर्टिकल्स, जिसकी कहानियां वो अक्सर पढ़ता है। ये टॉलबिन से कहता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आज तक जो कुछ आपने लिखा है मैंने वो सब कुछ पढ़ा है। टॉलबिन कहता है कि जानकर खुशी हुई कि आजकल की जनरेशन भी न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ती है। ये बताता है कि मैं भी मैगजीन्स के लिए आर्टिकल्स लिखता हूँ, लेकिन अधिकतर वो मेरे आर्टिकल्स को रिजेक्ट कर देते हैं। मैं हॉवर्ड से एक बार अपनी मास्टर्स की डिग्री पूरी कर लूँ, उसके बाद मैं किसी बड़ी मैगजीन या न्यूज़पेपर के लिए काम करूँगा, तब लोग मुझे भी जानने लगेंगे। टॉलबिन कहता है कि एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने के लिए किसी बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। आजकल जितने भी राइटर्स हैं वो न्यूज़ देख के या आर्टिकल्स पढ़कर अपने आर्टिकल्स को लिखते हैं जो पहले से लोगों को पता है, इसीलिए हमें पढ़ने के लिए कुछ अलग नहीं मिलता। अगर तुम एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हें हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना होगा, उन चीजों को लिखना होगा जिसके बारे में दुनिया को कुछ नहीं पता। टॉलबिन की बात से जे बहादुर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो रात भर सोचता रहता है। अगली सुबह वो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने फैसला कर लिया, मैं अपना देश छोड़कर सोमालिया जाऊंगा, जहां पर कभी कोई रिपोर्टर नहीं जाता, क्योंकि वहां जाने से लोग डरते हैं। मैं वहां की न्यूज सबके सामने लाऊंगा। उस देश में क्या चल रहा है, वहां के आम लोगों की जिंदगी कैसी है, वहां के जो पायरेट्स हैं जो कि पूरी दुनिया में फेमस है, वो क्या सोचते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। उसका दोस्त कहता है कि वहां के लुटेरे यानी कि जो पायरेट्स हैं तुम्हें इंटरव्यू देने से पहले गोली मार देंगे। न्यूज़ में वहां के बारे में बहुत कुछ दिखाया जाता है, तुम उसी से अपने आर्टिकल्स को बना सकते हो। पर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, अब तक सभी ऐसा कर रहे हैं। मैं सोमालिया जाकर वहां की असली पिक्चर को दुनिया के सामने लाऊंगा। तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखता है जिसमें बताया जाता है कि सोमालिया के जो लुटेरे यानी कि वहां के जो पायरेट्स हैं, उन्होंने एक और अमेरिकन जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। उस पर जितना भी क्रू था उन्हें बंदी बना लिया। ये न्यूज सुनकर वो डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे सोमालिया जाना चाहिए या नहीं, पर अब तक वो सबको बता चुका है। चारों तरफ ये खबर फैल चुकी है कि जे बहादुर सोमालिया जाकर एक किताब लिखना चाहता है। अब कुछ दिनों के बाद उसे सोमालिया से कॉल आता है। वो बताता है कि मैं सोमालिया में रिपोर्टिंग करता हूँ, मेरे पिता यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। मैंने सुना है कि तुम सोमालिया के ऊपर एक किताब लिखना चाहते हो ताकि यहाँ के बारे में पूरी दुनिया को पता चल सके। मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। तुम कभी भी सोमालिया आकर अपने काम को पूरा कर सकते हो। यहाँ पर रहना, खाना पीना, हर एक चीज का इंतजाम मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। और अब जे बहादुर टॉलबिन के पास जाता, उसे बताता है कि सोमालिया के प्रेसिडेंट के बेटे ने मुझे कॉल किया है। उसने मुझे अपने देश में इनवाइट किया है ताकि मैं वहाँ के बारे में पूरी दुनिया को बता सकूं। टॉलबिन कहता है कि अगर तुम सोमालिया जा रहे हो तो तुम्हें वहाँ पर वक्त बिताना होगा, वहाँ के आम लोगों से बात करनी होगी, जिसके लिए तुम्हें सबसे पहले वहाँ की भाषा को सीखना होगा, तभी तुम उनसे कनेक्ट कर पाओगे। और अब जे बहादुर वहाँ की भाषा को सीखना शुरू कर देता है। और अब उसे सबसे पहले अपने पेरेंट्स से सोमालिया जाने की परमिशन लेनी होगी। वो अपने पेरेंट्स से पूछता है, जो उसे जाने की परमिशन दे देते हैं। जल्दी वो सोमालिया के लिए निकल पड़ता है और जब उसका प्लेन सोमालिया लैंड होने वाला होता है तो खिड़की से नीचे देखता है, जहां पर कुछ आतंकवादी एक रिपोर्टर को उसकी आंखों के सामने मार देते हैं, जो देखकर वो डर जाता है। और अब वो प्लेन के अंदर देखता है जहां पर बहुत सारे रिपोर्टर
रिपोर्टर्स हैं उन सब को मार दिया गया है। उनके पास उनके आर्टिकल्स होते हैं जो उन्होंने सोमालिया के बारे में लिखे थे। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और तभी उसकी आंख खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था। वो अपनी नींद से जाग चुका है। वो देखता है कि उसके आसपास सभी सोमालियन बैठे हुए हैं। जल्दी उसका प्लेन लैंड हो जाता है। वो सोमालिया की धरती पर कदम रखता है जहां पर उसे लेने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम अब्दी है, जो एक बाइलिंगुअल भी है, यानी कि उसे अपनी भाषा के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत अच्छे से बोलनी आती है। इसीलिए जय बहादुर से बात करने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अब वो जय बहादुर से पूछता है कि तुम्हारे यहाँ पर आने का मकसद क्या है। आज से पहले कोई इतना दूर तक नहीं आया, कोई रिपोर्टर यहाँ पर नहीं आना चाहता। जय बहादुर कहता है कि मैं यहाँ के पायरेट्स के बारे में जानना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वो क्या सोचते हैं। अब्दी कहता है कि उन्हें कभी पायरेट्स मत कहना। वो अपने आप को पायरेट्स नहीं बल्कि मसीहा मानते हैं। और अब पुलिस वाले इनकी गाड़ी को रुकवाते हैं। इसीलिए सबको गाड़ी से बाहर आना पड़ता है, जहां पर जय बहादुर देखता है कि यहाँ के आम लोग नशीले पदार्थों का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। यहाँ का कानून प्रशासन भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोकता। यहाँ पर किसी तरह का कानून प्रशासन नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस वाले खुद भी उन नशीली चीजों को खरीद रहे होते हैं। एक पुलिस ऑफिसर सैम बहादुर से कहता है कि तुम्हें भी इसे टेस्ट करना चाहिए। हालांकि शुरू में वो मना कर देता है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे यहाँ के लोगों के साथ घुलना मिलना चाहिए। इसीलिए वो भी उसे टेस्ट करता है। इसके बाद वो प्रेसिडेंट के बेटे के घर पहुंच जाता है, जो उसे देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ पर जय बहादुर को लगता है कि शायद वो भी पायरेट्स के साथ मिला हुआ है, वो उनका साथ देता है, पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है। वो पायरेट्स को गालियां दे रहा होता है और कहता है कि उनकी वजह से हमारा देश बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका है। अगर पायरेट्स हमारे देश में ना होते तो हमारा देश इतना बदनाम नहीं होता। यहाँ आने से कोई नहीं डरता। इनका जो लीडर है उसका नाम बोया है। अगर हमने लीडर को खत्म कर दिया वो सभी पायरेट्स अपने आप ही सरेंडर कर देंगे, पर यह काम इतना आसान नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने पिता से यानी कि प्रेसिडेंट से मिलवाना चाहता हूँ। और अभी दोनों के दोनों गाड़ी से प्रेसिडेंट के घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में प्रेसिडेंट का बेटा बताता है कि जो लीडर है वो सभी आम लोगों का हीरो है, क्योंकि वो जितना भी माल लूटता है उसका एक हिस्सा उन्हें बांट देता है। सब आम लोगों को यही लगता है कि वो उन्हीं की वजह से लुटेरा बना है, इसीलिए सब उसे सपोर्ट करते हैं। वो एक तरह से यहाँ का रॉबिन हुड है। और अब ये प्रेसिडेंट के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट जय बहादुर का स्वागत करता है। वो बताता है कि हमारे देश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। मैं खुद भी यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। मैं अपने परिवार को लेकर ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता था, पर यहाँ के लोगों ने मुझे ऐसा करने से मना किया, क्योंकि हमारे देश को, सोमालिया को मेरी जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि सोमालियंस पढ़ें। मैं यहाँ पर स्कूल और कॉलेजेस खोलना चाहता हूँ ताकि माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाएं, हमारा देश आगे बढ़े। लेकिन यहाँ के माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे पढ़ें। उनका एक ही सपना है कि बड़े होकर उनके बच्चे पायरेट्स यानी कि लुटेरे बने। जब तक मैं अपने देश के लोगों का माइंड सेट पूरी तरह से बदल नहीं देता, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं कर सकता। तुम्हें जल्दी अपनी किताब लिखनी होगी। क्या तुमने अपनी किताब का कोई नाम सोचा है? जय बहादुर कहता है कि मैंने अभी किताब का नाम नहीं सोचा। जिसके बाद अब्दी उसे उसके रहने की जगह दिखाता है, जहां पर चारों तरफ पहरा होता है ताकि उसकी जान को यहाँ पर कोई खतरा ना हो। साथ ही यहाँ पर इंटरनेट लगवा दिया गया है ताकि जय बहादुर को काम करने में कोई तकलीफ ना हो। दरअसल सोमालिया में इंटरनेट नहीं है और अब अब्दी उसे अच्छे से समझाता है कि किसी भी कीमत पर बाहर मत जाना, क्योंकि अगर पायरेट्स को पता चल गया कि कोई बाहर का आदमी यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आया है तो वो तुम्हें मार देंगे। अगली सुबह जब जे उठता है तो वो अपनी विंडो को खोलता है, जहाँ पर वो आम लोगों को देखता है। वहाँ पर उसे एक लड़की भी दिखती है और तभी पीछे से अब्दी उसे देख लेता है, जो उसे बताता है कि उस लड़की का नाम मारिया है। गलती से भी दोबारा उसे मत देखना। वो एक बहुत ही फेमस लुटेरे की पत्नी है जिसने पूरे सोमालिया में बहुत सारी शादियां कर रखी है और उसकी सभी पत्नियां उसके लिए नशीले पदार्थ, जिन्हें यहाँ पर खाद कहा जाता है, उन्हें बेचने का काम करती है। जय बहादुर कहता है कि मैं इस लड़की का यानी कि मारिया का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। अब्दी उसे समझाता है कि अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश भी की
तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। आज मैं तुम्हें बोया के पास यानी कि सभी पायरेट्स के लीडर के पास ले जाता हूँ। तुम उसका इंटरव्यू ले सकते हो। और जल्द ये उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर लीडर रहता है। यहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स हैं। जे बहादुर को यहाँ बहुत डर लग रहा होता है, इसीलिए वो अब्दी से कहता है कि अगर यहाँ मुझे कुछ हो जाए तो वादा करो कि तुम मेरी बॉडी को मेरे घर तक पहुंचा दोगे। वो कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारी परमिशन से यहाँ पर आए हो। जल्दी लीडर के पास पहुंच जाते हैं। जे बहादुर उससे सवाल पूछता है। वो उसके हर एक सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देता है। दरअसल वो जानना चाहता है कि ये सब के सब मिलकर किस तरह से एक बहुत बड़े कार्गो शिप को लूटते हैं। लीडर उसकी सभी बातों का अच्छे से जवाब देता है। दरअसल उसे नहीं लगता कि वो कोई भी गलत काम करता है, इसीलिए उसे किसी बात का जवाब देने में कोई हिचक नहीं होती। जिसके बाद वो जे बहादुर से नशीले पदार्थ मांगता है। वो कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये सुनकर लीडर वहां से उठकर चला जाता है। अब्दी उससे कहता है कि ये तुमने क्या किया? जे बहादुर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मुझे इंटरव्यू के बदले उसे कुछ देना होगा। इसके बाद ये दोनों के दोनों वापस आ जाते हैं। कुछ देर के बाद जे बहादुर अपनी खिड़की से बाहर देखता है जहां पर उसे मरिया दिखती है। वो खिड़की से कूदकर उसके पास चला जाता है। मरिया को भी उससे मिलकर अच्छा लगता है। मरिया उससे इंग्लिश में बात करती है। जे बहादुर पूछता है कि तुमने इंग्लिश बोलनी कहाँ से सीखी? वो बताती है कि मैं बहुत सारी इंग्लिश फिल्में देखती हूँ जिनसे मैंने इंग्लिश बोलनी सीख ली, लेकिन फिल्मों में हमेशा सोमालिया के बारे में गलत दिखाया जाता है। यहाँ के आम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, जबकि यहाँ की जिंदगी पूरी तरह से अलग है। जब से तुम यहाँ पर आए हो हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि सबको ये लगता है कि तुम उनके बारे में असली बातें दुनिया को बताओगे जो अब तक उन्हें नहीं पता। और अब जे बहादुर को भी लगता है कि जो वो कर रहा है वो बहुत अच्छा काम है। इसके बाद वो मरिया से खाद यानी कि नशीले पदार्थ खरीदता है और लीडर के पास पहुंच जाता है। वो उसे खाद देता है, जिसके बदले वो लीडर से बहुत सारे सवाल पूछता है। लीडर उसके सभी सवालों का जवाब देता है, जिन्हें वो रिकॉर्ड कर लेता है। और अब उसके पास बहुत सारा मटेरियल है जिनकी मदद से वो बहुत सारे आर्टिकल्स लिखता है और एक लड़की के थ्रू पब्लिशर्स को भिजवाता है। लेकिन जल्दी वो लड़की बताती है कि जो भी तुमने आर्टिकल्स लिखे हैं वो किसी को पसंद नहीं आ रहे। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिसे हम दुनिया को दिखा सके। तुम पायरेट्स को रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हो, जिसके बदले तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जे बहादुर ने सोमालिया के आम लोगों के बारे में आर्टिकल्स लिखे होते हैं जो कि वेस्ट के लोगों को पसंद नहीं आ रहे होते। वो सिर्फ पायरेट्स के बारे में जानना चाहते हैं। और अब जे बहादुर को पैसों की जरूरत है। साथ ही इस बात से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता है कि जो कुछ उसने अब तक लिखा है वो किसी को पसंद नहीं आया। वो अब्दी के पास जाता और बताता है कि मैंने यहाँ के बारे में जो भी आर्टिकल्स लिखे थे वो किसी को पसंद नहीं आए। मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। अब्दी कहता है कोई बात नहीं, तुम पहले ऐसे रिपोर्टर हो जो यहाँ तक पहुंचे हो। तुमने हमारे साथ 3 महीने बिताए हैं। जो भी तुमने करने की कोशिश की वो सब कुछ बहुत अच्छा था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है कि वो लोग हमारी कहानी को पब्लिश करना चाहते हैं या नहीं। जे बहादुर कहता है कि मैं हार नहीं मानना चाहता, मैं अब भी काम करना चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास जितने भी पैसे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। और अगर मेरे पास पैसे नहीं आए तो मैं कभी यहाँ से निकल नहीं पाऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है, मैं उन पायरेट्स की वीडियो बना लेता हूँ जिसके बदले मुझे पैसे मिलेंगे ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ और जितनी भी कहानियाँ आर्टिकल्स मैंने यहाँ सोमालिया के बारे में लिखे हैं उन सब को वापस जाकर पब्लिश करवा सकूँ। अब्दी उसे बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक काम है, इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। जे बहादुर कहता है कि इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं गेरार्ड से मिलना चाहता हूँ जो कि एक दूसरा बहुत बड़ा पायरेट है जो कि मरियम का पति भी है। वो सबसे पहले मरियम के पास जाता और गेरार्ड के बारे में पूछता है। वो कहती है कि जब भी तुम मुझसे मिलो तुम उसके कपड़ों की तारीफ करना, क्योंकि उसे लगता है कि वो सबसे अच्छे कपड़े पहनता है, वो सबसे अलग है। जल्दी अब्दी के साथ वो गेरार्ड के पास जाता है और उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो उसके वीडियो को रिकॉर्ड कर सके, क्योंकि वो बहुत ही सन की किस्म का आदमी होता है। इसीलिए जो कुछ वो जवाब देता है उन सब को वो अपनी नोटबुक पर लिख लेता है। और अब तक जे बहादुर के पास इतना डेटा इकट्ठा हो चुका है कि वो अपनी किताब को पूरा कर सके। वो अब्दी से कहता है कि मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। और अब्दी कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो तुम्हें प्रेसिडेंट के बेटे को $500 देने होंगे, क्योंकि अब तक जो तुम्हारी खातिरदारी उसने यहाँ पर की है ये उसकी कीमत है। जे बताता है कि नशीले पदार्थों को खरीदने में मेरे सभी पैसे खत्म हो चुके हैं। एक बार मेरी किताब पब्लिश हो जाए मैं तुम्हें
मैं पैसे भिजवा दूंगा, पर अब्दी के पास भी पैसे नहीं होते। अब्दी को पता चलता है कि एक शिप यहाँ से जाने वाला है जिसमें वो जे को भिजवा सकता है, इसीलिए जे को लेकर वो यहाँ से निकल जाता है। ये एक दूसरे शहर में जाते हैं जहाँ पर जे बहुत सारे लोकल लोगों से मिलता है, वो उन सब की कहानियां सुनता है। दरअसल ये लोग भी चाहते हैं कि जे बहादुर अपनी किताब में इनके बारे में लिखे। एक लेडी उसे बताती है कि बाढ़ में यहाँ के स्कूल बह गए थे, जिसके बाद वो कभी नहीं बने। ये सुनकर जे बहादुर को बहुत दुख होता है। इसके बाद अब्दी के साथ वो यहाँ से आगे निकल जाता है और उन लुटेरे उन पायरेट्स तक पहुँच जाता है जिनके साथ जे बहादुर यहाँ से जा सकता है। जे बहादुर को पता है कि अगर उसने इनको रिकॉर्ड किया तो उसे $1000 मिल सकते हैं, इसीलिए बड़ी चालाकी से वो गाड़ी से उतरकर उन सबको रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। जे बहादुर के ऊपर वो गन तान देते हैं, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि वो उसे गोली नहीं मारते और कहते हैं कि अगली सुबह हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। पर अगली सुबह जब जे बहादुर की आंख खुलती है तो देखता है कि पायरेट्स वहां से जा चुके हैं। दरअसल उन्हें लग रहा होता है कि जे बहादुर एक जासूस है, इसीलिए वो उसे अपने साथ नहीं ले गए। जे बहादुर ने अपनी बुक को पूरा कर लिया है, पर उसके पास वापस जाने के पैसे नहीं हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता उसे कॉल करते हैं, जो कि अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि हाल ही में कुछ पायरेट्स ने कैप्टन फिलिप के शिप के ऊपर हमला किया था, जिसमें 3 सोमालियन मारे गए और एक को पकड़ लिया गया। इसीलिए सोमालिया के लोगों ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि अगर उनके देश में कोई भी फॉरेनर मिला तो वो उसे मार देंगे। और अब जे की जान को यहाँ पर खतरा है। अब्दी उसे किसी भी कीमत पर उसके देश वापस भेजना चाहता है। साथ ही जे के परिवार ने उसके अकाउंट में पैसे डाल दिए होते हैं और जाने से पहले जे बहादुर कहता है कि मैं एक बार फिर से आखिरी बार लीडर का इंटरव्यू करना चाहता हूं, क्योंकि उसके मुताबिक उसी के लोगों ने कैप्टन फिलिप के ऊपर हमला किया था। ये लीडर तक पहुंच जाते हैं, वो उसे एक बार फिर से अपना इंटरव्यू देता है, पर वो बताता है कि कैप्टन फिलिप के शिप के ऊपर मेरे लोगों ने हमला नहीं किया। इस बारे में अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें मरिया से बात करनी होगी, उसे इस बारे में जरूर पता होगा। और अब वो मरिया से मिलने के लिए बाजार जाता है, लेकिन मरिया उसे वहां पर नहीं मिलती। कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं कि वो यहाँ का नहीं है, वो उसका पीछा करते हैं, पर वो भागकर अपनी जान बचाकर किसी तरह से अपने रूम में वापस आ जाता है, जहां मरिया पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। मरिया बताती है कि कैप्टन फिलिप के शिप के ऊपर मेरे पति ने हमला किया था, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। इसके बाद मरिया यहाँ से निकल जाती है। जे उसे अपनी खिड़की से देखता रहता है और अब जे को पता चलता है कि मरिया के हस्बैंड ने कुछ लोगों को, जो कि अमेरिकन थे, उन्हें मार दिया है, लेकिन उसे अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उसकी किताब पूरी हो चुकी है। जाने से पहले वो अब्दी और उन सभी लोगों को थैंक्स कहता है जिन सब ने उसकी मदद की थी। उसे ये भी पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने लीडर को गिरफ्तार करवा दिया है। जे बहादुर सबको अलविदा कहकर यहाँ से अपने देश के लिए निकल जाता है और जब उसके मोबाइल पर नेटवर्क आता है तो वो देखता है कि उसके मोबाइल पर कई 100 मैसेजेस हैं जो कि न्यूज़ चैनल के हैं। दरअसल हर किसी को वो इंटरव्यू चाहिए जो कि उसने मरिया के हस्बैंड का लिया था, यानी कि जिराड का, जिसके लोगों ने कैप्टन फिलिप के शिप के ऊपर हमला किया था। 8 पब्लिशर्स का भी उसे मैसेज आया होता है जो उसकी किताब को छापने के लिए तैयार है, जिसके बदले उसे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। यानी कि जो काम करने के लिए वो सोमालिया गया था वो उसमें कामयाब हो चुका है। लोग उसके काम को जानना चाहते हैं। जल्दी उसकी बुक पब्लिश हो जाती है जो उस साल की बेस्ट सेलर बनती है। 2013 में CSIS उसे अपने पास बुलाती है ताकि वो सोमालिया के बारे में जान सके। वो बताता है कि सोमालिया के जो आम लोग हैं वो वॉर नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि जो भी उनका कल्चर है, भले वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसे लोग मान्यता दें, उन्हें उनकी नज़रों से देखा जाए। तभी हमारे बीच में और सोमालिया के बीच में शांति हो सकती है। उसकी बातें सुनने के बाद अमेरिका ने 2013 में सोमालिया के सामने शांति का प्रस्ताव रखा ताकि दोनों देशों के बीच में एक संधि हो सके। 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ था। सोमालिया की सरकार और US गवर्नमेंट के बीच में संधि हो जाती है, यानी कि वो US के प्रस्ताव को मान लेते हैं, और ये जे बहादुर की वजह से हुआ था। जे बहादुर ने अपनी जिंदगी को रिस्क में डाला, जिसके फलस्वरूप उसे पूरी दुनिया जान गई। वो एक कामयाब इंसान बना। इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।